Assalamu alaikum, welcome everyone. I welcome all of you to my YouTube channel Aladdin Healthcare Solutions. After a long time I am making this video for you. Unfortunately I was busy, that's why I was not able to make videos. From today onwards I will try to make videos on regular basis so that they may help you. आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने कंटिन्यूस रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जनरल एनेस्थीसिया के रिलेटेड एक एमसीक्यू सेशन कराएं. दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक टुडे. इस टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में और चांस है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं. ठीक, ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है ओटी एस्पेरेंट्स के लिए, जिसमें एक ये कि एम्स ओटीए की एडवर्टीजमेंट हुई है और भी पोस्ट्स उसमें आ गए. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके लिए अप्लाई भी करा होगा और उसका एग्ज़ाम भी अब नज़दीकी होगा. इसके साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़ या एसजी पीजीआई लखनऊ की बात करें, वहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारे पोस्ट्स आए इस दौरान. तो कोशिश यही रहे कि कंटेंट जो है इन पोस्ट्स के रिलेटेड मैं आपके साथ ड्यूरिंग दिस पीरियड शेयर करूँ सो दैट कि ये सारे वीडियोज़ जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे. ठीक, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा दैट इज़ okay, so the first question which is on your screen, next step after pre-oxygenation would be, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जब हम पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है एनेस्थीसिया में. ठीक, तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं. रिवर्सल, मसल रिलैक्सेंट, आईवी इंडक्शन, इंटुबेशन. ठीक, तो अगर आपने एनेस्थीसिया साइड से वर्क करा हो तो आपको पता होगा कि प्री ऑक्सीजनेशन के बाद हम क्या करते हैं. ठीक, ओके, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और इजी वे में अंडरस्टैंड कराऊँ. ठीक, तो उसके लिए मैं आपको थोड़े से स्टेप्स यहाँ पे बोलूँगा. पहले मैं आप स्टेप्स यहाँ पे लिखूँगा, ठीक, जो आप याद रखेंगे. ठीक, तो प्री ऑक्सीजनेशन से पहले हम स्टार्ट करेंगे. ठीक, तो प्री ऑक्सीजनेशन से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली प्री मेडिकेशन देते हैं. ठीक, तो प्री मेडिकेशन जो रहता है फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे. ठीक, तो प्री मेडिकेशन में बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, उसमें से बेंजोडाइज़ेपिन्स दिए जाते हैं, एंटीमेटिक्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. उनका पर्पज़ यही रहता है कि पेशेंट जो है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया या पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशन फ्री रहे. ठीक, तो प्री मेडिकेशन हम इन ड्रग्स से देते हैं. ठीक, तो ये पहला स्टेप रहता है. ठीक, फिर उसके बाद पेशेंट जो है शिफ्टेड अब एनेस्थीसिया के टाइम पे हम उसको क्या करते हैं, पहले प्री ऑक्सीजनेट करते हैं. ठीक, प्री ऑक्सीजनेशन देते हैं. प्री ऑक्सीजनेशन में हम यूजुअली 100% ऑक्सीजन देते हैं. ठीक, 100% ऑक्सीजन देते हैं 3 to 5 मिनट्स के लिए. ठीक, इसका पर्पज़ क्या रहता है कि एक पेशेंट को डीनाइट्रोजनेशन हो जाए, नाइट्रोजन वॉश हो जाए लंग्स से. सेकंड, इनफ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में रहे सो दैट कि अगर एयरवे सिक्योर करने में टाइम भी लगे तो पेशेंट लॉन्गर पीरियड के लिए हाइपोक्सिया सस्टेन करें. ठीक, आफ्टर प्री ऑक्सीजनेशन नेक्स्ट स्टेप जो रहता है इंडक्शन. ठीक, तो इंडक्शन हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है प्री ऑक्सीजनेशन के बाद. इंडक्शन में हम यूजुअली फास्टेस्ट एक्टिंग आईवी एनेस्थेटिक देते हैं. उसमें एक एग्जांपल लेंगे प्रोपोफॉल. ठीक, तो प्रोपोफॉल दिया जाता है. अब पेशेंट थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाए तो फिर हम एक फास्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देते हैं. ठीक, मसल रिलैक्सेंट देते हैं. ठीक, जिसमें हम एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज़ कोलिन. ठीक, या सक्साइल कोलिन जिसको आप कहते हैं, जो एक डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है. ठीक, अब इससे लैरेंजियल मसल्स रिलैक्स होंगे. फिर जो है हम उसके बाद यहाँ पे इंटुबेशन करेंगे. ठीक, इंटुबेशन में क्या किया जाएगा, ट्यूब इंट्रोड्यूस, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्रोड्यूस किया जाएगा. उसको फिर सील करने के बाद जो है उसको कनेक्ट किया जाएगा मशीन के साथ. ठीक, तो मशीन के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है फिर मेंटेनेंस में हम पेशेंट को रखेंगे. ठीक, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस में क्या करेंगे, मेंटेनेंस में यहाँ पे आप याद रखेंगे पेशेंट को जो है 33% ऑक्सीजन देंगे. उसके अलावा 68% जो है उसको नाइट्रस ऑक्साइड देंगे और जो रिमेनिंग है इनहेलेशनल एजेंट देंगे. ठीक, इनहेलेशनल एजेंट. ठीक, उसके बाद मेंटेनेंस के बाद प्रॉपर एनेस्थीसिया के बाद जो है सर्जरी परफॉर्म होगी. देन आफ्टर क्या होगा, रिकवरी पीरियड आएगा. ठीक,
तो रिकवरी पीरियड के टाइम पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को अगर हमने नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट दिए हैं तो उसके लिए हम रिवर्सल पेशेंट को देंगे, ठीक। तो रिवर्सल में हम यूजुअली न्यूस्टैग्माइन प्लस ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं, ठीक। ग्लाइकोपाइरोलेट देंगे, ठीक। जब थोड़ा रिवर्स पेशेंट हो जाए फिर उसके बाद जो है पेशेंट को स्क्रीशंस क्लियर करके एक्सटुबेट किया जाएगा, ठीक। एक्सटुबेट किया जाएगा, ठीक। तो ये स्टेप्स रहते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनेस्थीसिया, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है दैट इज़ आफ्टर प्री ऑक्सीजनेशन नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको आइडिया आ गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप जो रहता है दैट इज़ इंडक्शन। तो यहाँ पे आईवी इंडक्शन जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। Okay, coming to next question which is on your screen. Match the stages of anesthesia on the left with the correct definition on the right. यानी आपने जो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं उनके रिलेटेड जो ये डेफिनेशंस इनके अगेंस्ट दी गई है, तो आपने स्टेज वाइज आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेज में क्या होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके रिलेटेड ओवरव्यू दूँ सो दैट कि जो भी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं आप उनका आंसर दे पाए, ठीक। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया थे वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये जो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया है ये ग्योडेल ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो ग्योडेल वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड दीज स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक। तो ग्योडेल ने इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद कभी ऐसा पूछा जाता है कि कब किए थे, इट वाज 1937, ठीक। तो टाइम 1937 था। इसके अलावा क्या पूछा जाता है कि कौन सा एजेंट यूज़ किया गया, ठीक। तो एजेंट वाज डाईइथाइल ईथर, ठीक। तो डाईइथाइल ईथर एजेंट था क्योंकि ये कॉमनली दैट टाइम यूज़ होता था, ठीक। इसके बाद इसके रिलेटेड पूछा जाता है कि में कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक। तो इसमें नॉर्मली जो है 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक। तो इसमें जो है 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक। स्टेजेस आप याद रखेंगे 4 होते हैं, ठीक। और ये स्टेजेस हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि पेशेंट को इंडक्शन दिया जाता है, जो भी ड्रग्स होते हैं वो पेशेंट को इंड्यूस किए जाते हैं, ठीक। तो इस पीरियड को हम इंडक्शन पीरियड भी कहते हैं, ठीक। इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को इंडक्शन दी जाती है ड्रग्स से और पेशेंट धीरे धीरे जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक। अनकॉन्शियस, ठीक। तो ये स्टेज जो है इंडक्शन से लेके थोड़ा स्लाइट अनकॉन्शियस तक होता है, ठीक। उसके बाद स्टेज 2 जो है इसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट और डेलीरियम स्टेज, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से जो है एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट या आई मूवमेंट जो है एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक। तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। तो इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और स्टेज ऑफ डेलीरियम कहते हैं, ठीक। उसके बाद स्टेज 3 हमारे पास है, ठीक। तो स्टेज ऑफ 3 में क्या होता है, इसको हम कहते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज, ठीक। ये वो स्टेज है जहाँ पे ड्रग्स ने अपना प्रॉपर इफेक्ट शो करा होता है और पेशेंट जो है अब फुली अनकॉन्शियस होता है और उसके वाइटल्स भी जो है अब धीरे धीरे नॉर्मल रिदम में आने लगते हैं, ठीक। और यही वो स्टेज है जहाँ पे पेशेंट को सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक। लास्ट जो यहाँ पे स्टेज है स्टेज 4। तो स्टेज 4
में आप याद रखेंगे ये एक पोटेंशियल हैजार्ड स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ड्रग ओवरडोज हो जाए, ठीक, ड्रग ओवरडोज अगर होगा, एनेस्थेटिक ड्रग ओवरडोज, तो पेशेंट स्टेज 4 में चला जाता है, जिसको हम नाम देते हैं मेड्यूलरी डिप्रेशन। ठीक, तो मेडुलरी डिप्रेशन जो होता है इसी स्टेज में होता है ड्यू टू ओवरडोज। तो इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक, या हार्ट रेट कोलैप्स होती है, क्योंकि जो मेडुला है वो यूजुअली डिप्रेस हो जाता है। ठीक, तो पेशेंट जो है उसकी इस स्टेज में जो है पेशेंट की डेथ भी होती है। ठीक, तो ये जो स्टेज है ये यूजुअली ड्रग ओवरडोज के कारण होता है। ठीक, अब आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करा कि जो स्टेज 1 है दैट इज़ इंडक्शन स्टेज, इसमें अनकॉन्शियसनेस होती है। ठीक, और स्टेज 2 जो है एक्साइटमेंट या डिलीरियम स्टेज है। स्टेज 3 जो है दैट इज़ एक्चुअली सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज, एंड स्टेज 4 जो है मेडुलरी डिप्रेशन स्टेज है। ठीक, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखें कि जो स्टेज 1 है, आपको आइडिया आ गया होगा कि जो स्टेज 1 है इट इज़ कॉल्ड एज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेज। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसको हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ ऐड करेंगे। ठीक, तो स्टेज 2 जो हमारे पास है दैट इज़ एक्साइटमेंट स्टेज। ठीक, स्टेज 3 जो है दैट इज़ सर्जिकल एनेस्थीसिया, एंड स्टेज 4 जो है दैट इज़ एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी कोलैप्स। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बोले इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दैट इज फर्स्ट इंटुबेशन वाज डन बाय, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किसने इंटुबेशन पहली परफॉर्म की थी। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। मैगिल, बोवेट, कार्ल कोलर, अगस्ट बेयर। ठीक, ये मैंने इसलिए चूज़ करा ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, दैट्स वाई। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी के बारे में, जो ऑगस्ट बेयर है। ऑगस्ट बेयर के बारे में आप याद रखेंगे ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पाइनल एनेस्थीसिया परफॉर्म किया था। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है इन्होंने ही पहले परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, कोकेन जो है एक लोकल एनेस्थेटिक, उसको इंट्रोड्यूस किया था अपनी स्पाइनल कैनाल में। ठीक, इसके साथ साथ इनका एक और भी कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया, जिसको हम बेयर्स ब्लॉक भी कहते हैं, जो हम अपर लिम्ब के सर्जरीज में देते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे ये सारा इसके बारे में। ठीक, इन्होंने IVRA भी दिया था। ठीक, इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया भी। ठीक, इसके साथ साथ सेकंड जो यहाँ पे सी ऑप्शन जो यहाँ पे है कार्ल कोलर। कार्ल कोलर के बारे में आप याद रखेंगे ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोकल एनेस्थेटिक सेम कोकेन को ही कॉर्निया एनेस्थेटाइज करने के लिए यूज़ किया था। ठीक, तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक कोकेन है वो किसने यूज़ किया था, दैट वुड बी कार्ल कोलर। ठीक, ऑप्शन बी जो यहाँ पे है बोवेट। बोवेट के बारे में आप याद रखेंगे इन्होंने फर्स्ट क्लिनिकली यूज़ किया था सक्सनाइल कोलिन को, जो एक डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, उसको यूज़ किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था बाद में। ठीक, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था। ठीक, इसके साथ साथ जो यहाँ पे अब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो मैगिल है इन्होंने ही फर्स्ट इंटुबेशन परफॉर्म की थी, साथ में इन्होंने एक फोर्सेप भी दिया था दैट इज़ मैगिलस फोर्सेप, जो एंडोट्रैकियल ट्यूब को गाइड करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ए पेशेंट विद सीवियर सिस्टमिक डिजीज विच इज़ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ बिलोंग्स टू विच ASA ग्रेड। यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक पेशेंट है जिसको एक सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है, जिसके कारण से उसकी लाइफ के लिए वो एक कांस्टेंट थ्रेट रहता है। ठीक, तो ये ASA की किस ग्रेड में आता है। ठीक,
आपने अगर पढ़ा होगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने फिज़िकल स्टेटस के लिए एक ग्रेडिंग दी है जिसको हम ASA ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक। तो आपने उसी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग इस पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रेड में आता है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, क्लास 1, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ASA ग्रेडिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू इसके रिलेटेड दूं, सो दैट कि जो भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे पाएँ, ठीक। पहले मैं आपको यहाँ पे जो एक साइड से ग्रेड बताऊं, दूसरे साइड से जो है पेशेंट का स्टैट्स मैं आपको बोलूँ, ठीक। तो ग्रेड में आप याद रखेंगे टोटल जो ASA ग्रेड्स है वो यूजुअली कैटेगराइज किया गया है 6 ग्रेड्स में, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक। तो टोटल जो ASA ग्रेडिंग है वो फर्स्ट से लेके 6 तक होती है, ठीक। ग्रेड फर्स्ट में आप याद रखेंगे एक एडल्ट पेशेंट जिसकी कोई भी हिस्ट्री एसोसिएटेड टू एनी डिजीज़ नहीं है, तो उसको आप ग्रेड फर्स्ट में रखते हैं, ठीक। तो ग्रेड फर्स्ट में नॉर्मल हेल्दी पेशेंट आएगा, ठीक, हेल्दी पेशेंट आएगा, ठीक। उसके बाद ग्रेड सेकंड में आप याद रखेंगे कि जो पेशेंट है इज़ हैविंग माइल्ड सिस्टमिक डिजीज़, ठीक। पेशेंट को जो है माइल्ड सिस्टमिक डिजीज़ रहती है जो उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो इसकी डिजीज़ होती है वो वेल कंट्रोल्ड होती है, ठीक, वेल कंट्रोल्ड होती है। एग्जाम्पल जो आप याद रखेंगे, हाइपरटेंसिव है बट वेल कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव है, ठीक। सेकंड आप याद रखेंगे इसमें जो ओबेसिटी, ठीक, ओबेसिटी इसमें आप कैटेगराइज करेंगे बट BMR मस्ट बी ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 40, ठीक। तो लेस देन 40 अगर है तो आप उसको कैटेगराइज सेकंड में करेंगे, ठीक। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो ग्रेड सेकंड है ये एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो भी इसकी कंडीशन होती है वो वेल कंट्रोल्ड होती है, ठीक। उसके बाद ग्रेड थर्ड पे आएंगे। ग्रेड थर्ड में आप याद रखेंगे पेशेंट को जो है सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ होती है, सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ होती है, ठीक। उसमें आप एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला ओबेसिटी लेस देन 40, तो इसमें आप याद रखेंगे ग्रेटर देन 40 जो है BMR, तो वो कैटेगराइज होंगे सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ में। और इनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी है उसमें थोड़ा इट लिमिट्स देयर लिमिट्स डेली एक्टिविटी एंड ऑल्सो जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है विच इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, वो पुअरली अनकंट्रोल्ड है, ठीक, पुअरली अनकंट्रोल्ड है, ठीक। उसके बाद आप आ जाएंगे ग्रेड फोर्थ पे, ठीक। ग्रेड फोर्थ में आप याद रखेंगे जो पेशेंट है, पेशेंट की सिचुएशन जो है उसकी सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है, ठीक, जो उसके लिए एक कांस्टेंट थ्रेट रहता है, ठीक, कांस्टेंट थ्रेट रहता है, ठीक। और उनकी जो डेली एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी जो है वो लिमिट हो जाती है, ठीक है। इसमें आप याद रखेंगे जो सीवियर हाइपरटेंशन, ठीक, इसमें आप याद रखेंगे COPD क्रॉनिक, ठीक, या पेशेंट जो है डायलिसिस पे है, ठीक। ओके, उसके बाद जो फिफ्थ ग्रेड वाले हैं इसमें आप याद रखेंगे पेशेंट विदाउट सर्जरी 24 आवर्स सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक, पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सर्जरी
24 आवर्स, ठीक है। तो अगर उनकी सर्जरी नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक। और लास्ट ग्रेड जो इसमें है दैट इज़, ये पेशेंट जो होते हैं वो होते हैं ब्रेन डेड पेशेंट, और उनकी जो सर्जरी होती है फॉर देयर बेनिफिट नहीं होती, वो यूजुअली जो है फॉर समवन एल्सेस बेनिफिट के लिए होती है, जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि जो ऐसे ग्रेडिंग है इसमें कौन से ग्रेड में कौन सा पेशेंट आता है, ठीक। तो आपको पूछा गया था कि जो पेशेंट जो पेशेंट है उसकी एक सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है जो उसकी लाइफ के लिए कांस्टेंट थ्रेट रहता है, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि जो ग्रेड 4 वाले पेशेंट्स होते हैं, ग्रेड 4 वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनको सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ होती है जो उनकी लाइफ के लिए कांस्टेंट थ्रेट रहता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रेड 4। Okay, next question which is on your screen. Which of the following is not the basic component of triad in general anesthesia? आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रायड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया है इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन उसका कंपोनेंट नहीं होता, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। एमनीशिया, नॉर्कोसिस, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन, ठीक। तो पहले यहाँ पे जो हिंट है दैट इज़ ट्रायड। ट्रायड मीन्स देयर आर 3 कंपोनेंट्स, ठीक। तो 3 कंपोनेंट जो जनरल एनेस्थीसिया के ट्रायड में है उसमें नॉर्कोसिस भी कंपोनेंट उसका है, एनाल्जेसिया भी है और मसल रिलैक्सेशन भी है। बट जो एमनीशिया है जिसको हम टेम्पोररी लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं, इट इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ ट्रायड इन जनरल एनेस्थीसिया, ठीक। एमनीशिया जो एक्चुअल में कंपोनेंट है ये बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का कंपोनेंट है, ठीक। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट जो दिया था जॉन लुंडी ने 1926 में, और इसमें इन्होंने ऐड किए थे और भी कुछ कंपोनेंट्स। अगर हम यहाँ पे ऐड करें ट्रायड के अलावा नॉर्कोसिस, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन प्लस एमनीशिया, तो एमनीशिया भी ऐड किया था उसमें, अलावा एबॉलिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस भी किया था। एंड इसमें जो लास्ट कंपोनेंट ऐड किया गया था दैट वाज मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हेमोडायनेमिक्स एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल homeostasis. Okay, next question which is on your screen. Among the following scale used to assess level of sedation. आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ऑप्शंस में ये स्कोर्स दिए हैं इनमें से कौन सा स्कोर हम यूज़ करते हैं या कौन सा स्केल हम यूज़ करते हैं लेवल ऑफ सेडेशन चेक करने के लिए, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। एल्ड्रेट, PADS, एब्गर और रैमसे, ठीक। ऑप्शन ए जो यहाँ पे है एल्ड्रेट, एल्ड्रेट को हम दूसरा नाम देते हैं दैट इज़ पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी स्कोर, ठीक। एल्ड्रेट को हम पोस्ट ऑपरेटिवली यूज़ करते हैं एसेस द लेवल ऑफ रिकवरी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है पोस्ट एनेस्थीसिया डिस्चार्ज स्कोर, ठीक। इस स्कोर से हम जो है पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर से डिस्चार्ज करने के लिए करते हैं, ठीक। थर्ड यहाँ पे जो है एब्गर, एब्गर आप में से सबको पता ही होगा कि जो एब्गर स्कोर है ये यूजुअली न्यूबॉर्न्स को फिज़िकल कंडीशंस चेक करने के लिए हम यूजुअली करते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है रैमसे, रैमसे जो है एक्चुअल में सिडेशन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ICUs में, और इसमें जो स्कोर है वो 1 से लेके 6 तक होता है, ठीक। जो 1 है पेशेंट फुली अवेक इसमें होता है, ठीक, और फिर रेस्टलेस होता है, एंक्शियस होता है, और जो 6 है तो पेशेंट जो है नॉट रेस्पॉन्डिंग होता है, ठीक।
पेशेंट नॉट रेस्पॉन्डिंग, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी रैम्से सेडेशन स्केल, भी हम इसको कहते हैं, ठीक। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल एनेस्थीसिया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे, या जो भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को मैंने ब्रेक किया था 2 पार्ट्स में, इसका सेकंड पार्ट जो है विद इन डेज में अपलोड करूँगा। किसी भी रीज़न से अगर आपको हमारी ओर से हेल्प मिलती है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।